Neoclassical criticism. Do you know about neoclassical criticism? What is neoclassical criticism? हमें क्यों जरूरत पड़ता है न्यूक्लासिकल क्रिटिसिज्म पढ़ने का? क्या आप इसके बारे में थोड़ा भी कुछ बता सकते हैं? हाँ, आपके मन में भी डाउट हो सकता है कि क्रिटिसिज्म आखिर है क्या और न्यूक्लासिकल क्रिटिसिज्म इसे क्यों नाम दिया गया। ये डाउट तो हम सबके मन में होगा। सो इस वीडियो को लेकर हम सारे डाउट आज क्लियर करने वाले हैं। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जहां हम कर लिया करते थोड़ी मस्ती मजाक पढ़ाई के साथ। सो टॉपिक में जाने से पहले हम लोग थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, जो कि एक जोक्स शामिल होने वाली है हम लोगों के पढ़ाई में। तो हम लोग पहले जोक्स सुन लेते हैं, फिर चलेंगे अपने टॉपिक में, ठीक है भाई। कितनी भी पढ़ाई कर लो, डिग्रियां विग्रियां ले लो, लेकिन रेस्टोरेंट के दरवाजे पर पुश और पुल लिखा देखते ही हमें 2 या 3 सेकंड के लिए सोचना जरूर पड़ता है कि आखिर दरवाजा ढकेलना है या खींचना है ना। ये तो हालांकि मेरे साथ तो ये बहुत होता है, आप लोगों के साथ पता नहीं, लेकिन हम लोग थोड़ी कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं रेस्टोरेंट में ये देख के। सो ये जोक्स था, सबके साथ नहीं होता है, टैलेंटेड बच्चा के साथ नहीं होता है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग बच्चा के साथ होता है, जो कि मैं हूँ। तो ठीक है, हम लोग बकवास ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे कि यहाँ पे देख लिए कि न्यूक्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या है, आखिर क्यों पढ़ना पड़ता है इसे, हम क्रिटिसिज्म क्या है, इसका नाम न्यूक्लासिकल क्रिटिसिज्म क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हम लोग इस पूरे वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ना। आप लोग को पता चलने वाला है कि आखिर हम लोग न्यूक्लासिकल क्रिटिसिज्म क्यों पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इसमें न्यूक्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में बताने वाली हूँ कि आखिर हम लोग इसे क्यों पढ़ना पड़ता है। उसके बाद मैं पूरा नोट्स दिखा दूंगी, ठीक है। तो नोट्स मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है, जिसे आप लोग इजीली देख के याद कर सकते हैं। एंड इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लासिकल क्रिटिसिज्म जो है वो 18th सेंचुरी का है। कब का है? 18th सेंचुरी का है। और ये जो है 1660 से 1798 में लिया गया है, ठीक है। तो 1760 से 1798 में जो मूवमेंट था, मतलब जितने सारे वहाँ पे कुछ हुआ था पोइट्स के बीच में, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में दिखाया गया है। चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों हम लोग क्रिटिसिज्म बोला जाता है इसको। आखिर न्यू क्लासिकल एज पीरियड भी तो बोल सकते हैं ना, क्रिटिसिज्म क्यों बोलते हैं। देखो यहाँ पे तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना। आलोचना करना मतलब एक दूसरे का बुराई करना, टांग खींचना, जैसे कि हम लोग अपने पड़ोसी का करते हैं ना। मतलब पड़ोसी का जैसे कि बुरा भला तो बोलते ही है हम लोग, देखते हैं, क्योंकि पड़ोसी को हम लोग अक्सर देखते हैं तो उसके बारे में बुरा भला हम लोग बोलते ही है। तो सेम उसी टाइप का क्रिटिक्स के बीच में भी होता है। क्रिटिक्स मतलब आलोचना करना होता है, क्रिटिक्स मतलब होता है पोएट। मतलब पोएट्स के बीच में भी ये होता है कि एक पोएट दूसरा पोएट का बुराई निकालता है कि वो पोएट कुछ नेचर के बारे में ज़्यादा ही बोल रहा है, या फिर वो कुछ अपना पर्सनैलिटी ज़्यादा ही डिस्क्राइब कर रहा है अपना पोएम में। तो इस टाइप से जो है पोइट्स भी दूसरों के ऊपर क्रिटिक करते हैं, ठीक है। क्रिटिक करना मतलब एक दूसरे का बुराई करना। तो इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को वही देखते हैं कि न्यू क्लासिकल एज में जो जितने सारे पोइट्स हैं, तो कौन कौन से ऐसे पोइट है जो एक दूसरे का मतलब क्रिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि न्यू क्लासिकल आखिर क्या है, ठीक है। न्यू क्लासिकल इसे क्यों नाम दिया गया है। तो न्यू क्लासिकल जो है वो एक पार्टिकुलर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म दैट फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड। तो वो क्या है, एक पार्टिकुलर स्कूल है, ठीक है। जैसे कि बच्चा का स्कूल होता है, सारे बच्चे होते हैं, तो हम लोग उसे बच्चा का स्कूल बोलते हैं, चाइल्ड स्कूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे पोइट्स जो है एक साथ देखे, ग्रुप में दिखे, ठीक है, इसलिए उसको क्या कहा गया, स्कूल कहा गया है, स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। क्योंकि वहाँ पे सारे पोइट्स जो है एक दूसरे की बुराई करते थे, इसलिए उसे स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म कहा गया है, जो कि इंग्लैंड में उभर कर आया, ठीक है, जो कि हम लोग को इंग्लैंड में इसका दिखा। तो इसे हम लोग अगस्टन एज के भी नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं अगस्टन एज के नाम से? क्योंकि रोमन एम्परर अगस्टस, रोमन में जो है प्राचीन काल में जो रोमन एम्परर, रोमन का जो शासन था, उसी टाइम ये एज का इसमें देखा गया, ठीक है। इसलिए इसे रोमन एम्परर अगस्टस के नाम से ही इसको अगस्टन एज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग रोमांटिक हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा देखते हैं कि रोमन हिस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रोमन में आके किस टाइप से पोइट्स क्या क्या करते थे, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फेमस पोइट्स और क्रिटिक के बारे में देख लेते हैं। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फेमस पोइट्स एंड क्रिटिक कौन कौन थे न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म में, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड में जो है फेमस पोइट्स और क्रिटिक कौन कौन थे वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जॉन मिल्टन थे। उसके बाद है जॉन ड्राइडन, उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप, ओलिवर गोल्डस्मिथ, एस.टी. कोलरिज, सेंट्सबरी, जो कि जर्मन एंड रोम से, ये सारे पोइट्स जो है जर्मन एंड रोम से थे, ठीक है।
तो इन सारे पोइट्स जो है क्रिटिक्स के जो वो इसको पार्टिकुलर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म जो है उसी में ये लोग शामिल थे ग्रुप में, उस ग्रुप में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट न्यू क्लासिकल इंग्लिश राइटर, मतलब न्यू क्लासिकल में जो फर्स्ट राइटर है लिखने वाले वो कौन है, बेन जॉनसन है, ठीक है। लेकिन बेन जॉनसन से फर्स्ट इंग्लिश न्यू क्लासिकल एज के थे, लेकिन उन्होंने जो है कुछ नाम मतलब फेम कुछ हासिल नहीं किया। जो ओरिजिनल जिसने फेम हासिल किया, फर्स्ट ओरिजिनल न्यू क्लासिकल क्रिटिक जो मतलब सिद्ध तरीके से क्रिटिक किया किसी का ऊपर, वो जो है जॉन ड्राइडन है, वो मेन है, ठीक है। कौन है, जॉन ड्राइडन। तो इसका थीम हम लोग देख लेंगे। इसका थीम क्या होता है, अ वर्ल्डली वाइज टेम्पररी ऑफ इंथुसियाज्म। तो इसमें इंथुसियाज्म मतलब उत्साह से भरे थे, पोइट्स को क्या थे मतलब अपना पोइम में उत्साह से भरा देना। अ फॉन्डनेस फॉर प्रूव्ड वेज, मतलब किसी को सिद्ध करना, किसी को गलत करके उसको सिद्ध करना कि तुम गलत हो, उसका फॉन्डनेस था, उसका बहुत शौक था वहाँ पे पोइट्स के अंदर। अ जेंटलमैनली सेंस ऑफ प्रोप्रियोटी एंड बैलेंस, तो उसमें क्या था, काफ़ी अच्छा एक सेंस था योग्यता का, मतलब कुछ करने का उन लोगों का अंदर एक नए तरीके से पोएम को फिर से उसका रूप देने का उसमें उन लोगों का प्रोप्रियोटी था, ठीक है। उसमें जेंटलमैनली सेंस था, मतलब उसमें एक अच्छा योग्यता का सेंस था उन लोगों के बीच में। तो इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं। और हम और एक क्वेश्चन जरा गया है कि न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि उन सारे जो पोइट्स है वो क्लासिकल वे से अपना पोएम को ये कर रहे थे, अपना पोएम को क्लासिकल वे से बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी वजह से उसको न्यू क्लासिकल पीरियड कहा गया है, ठीक है। और इसमें सारे क्रिटिक्स पोइट्स एक दूसरे का क्रिटिक करने लगे, तो इसलिए इसमें न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स को कहा गया है, ठीक है। तो इन सारे डिटेल्स हम लोग देख लिए। एंड पता है आप लोग को ये सारे डिटेल्स देखने के बाद अगर आप लोग नोट्स नहीं भी पढ़ते हैं ना, तो आप लोग इजीली बना के लिख सकते हैं इन सारे पॉइंट्स को जानने के बाद, ठीक है। तो हालांकि एक बार आप लोग ये सारे पॉइंट्स जान लिए, उसके बाद आप लोग अगर नोट्स पढ़ेंगे तो काफ़ी इजी नोट्स लगेगा, समझ में आएगा। वरना अगर आप लोग बिना जाने अगर इसके बारे में समझेंगे तो फिर कुछ समझ में आप लोगों को आएगा नहीं। बस नोट्स में रट्टा मारना है, बस वही करना है, हम लोग वही करते हैं एक्चुअल में, वो दिया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, उसके बाद नोट्स पे आते हैं कि द वर्ड न्यू क्लासिकल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, न्यू मीन्स न्यू एंड लेटिन में क्लासिकस मीन्स होता है रिलेटिंग टू एंसाइंट ग्रीक और लेटिन प्रिंसिपल ऑफ द फॉर्म ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इजीली समझ जाते हैं कि न्यू क्लासिकल वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। और ये जो है न्यूज़ मतलब होता है न्यू, एंड लेटिन का क्लासिकस मतलब होता है वो रिलेटिंग है किससे, प्राचीन ग्रीक से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसी के बारे में कहा गया है कि जो वो न्यू एंड क्लासिकल जो प्राचीन ग्रीक का जो है, प्राचीन ग्रीक का ही नया फॉर्म निकला है, उसे ही हम लोग न्यू क्लासिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इट डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द रेस्टोरेशन पीरियड इन 1660 अंटिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। तो ये जो सारे पोइट्स है, इट डोमिनेटेड इंग्लिश लिटरेचर में जो सारे पोइट्स है वो कब देखा गया, रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत में और उसके बाद 18th सेंचुरी के एंड तक देखा गया, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे इट वॉज द मूवमेंट अगेंस्ट टू मच यूज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड इमेजिनेशन ऑफ क्लासिकल रूल्स एंड रेगुलेशन इन लिटरेचर। तो ये जो है अगेंस्ट करते थे, ये विरोधी थे, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद का विरोधी थे, इमेजिनेशन का एंड क्लासिकल रूल्स का, कुछ क्लासिकल रूल्स थे उनके भी ये क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है। तो इस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे पूरा नोट्स पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और लैंग्वेज देख सकते हैं काफ़ी ईजी ही है, हालांकि लिटरेचर का जो हम लोग का होता है तो उतना भी लैंग्वेज अगर हम लोग इजी लिखते हैं तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑनर्स के बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑनर्स के बच्चे को थोड़ा जो इंग्लिश होता है वो फॉर्मल वे से लिखना पड़ता है, तो इसी वजह से हम लोग को थोड़ा हार्ड लगता है। लिटरेचर पढ़ने में थोड़ा जल्दी समझ में आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि इसमें आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुका है कि यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैंने सारे नोट्स दे दिए, ठीक है। आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ जाएंगे। तो नोट्स काफ़ी थोड़ी लेंदी हो सकती है, यहाँ पे 2-3-4 पेज का हो सकती है। अगर आप लोग को चाहिए तो अगर आप लोग के पास कम समय है तो आप लोग इसे कुछ लाइन छाट भी सकते हैं। अगर आप लोग के पास टाइम है तो आप लोग पूरा ही पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग को लिखने के टाइम जो होता है क्या होता है, लिखने के टाइम में पूरा ऐसे भी लिख नहीं पाते, तो पूरा पढ़ लेने से कुछ तो हम लोग लिख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग का लास्ट पेज है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैंने PDF दे देना है, ठीक है आप लोगों को, तो आप लोग को इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पूरा नोट देख लिया एंड थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में जान लिया हम लोग, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को अपनी थ्रू से समझाने की कोशिश की आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। सो आप लोग
पूरा इन्फॉर्मेशन समझने के बाद आप लोग नोट्स पढ़ने में बिल्कुल ही इजी लगेगा एंड आप लोग बना के भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने फेमस राइटर्स का नाम वहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, तो आप लोग फेमस राइटर्स का नाम नोट्स में, जैसे कि नोट्स में ना भी हो ना फेमस क्रिटिक्स का नाम, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे क्रिटिक्स को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोग को मार्क्स टेकिंग होगा। लिखने के बाद आप लोग अंडरलाइन करना है, ठीक है। हम लोगों ने पूरा नोट्स अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में ठीक से आ गया होगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, तब तक के लिए हम बाय बाय, टेक केयर।